गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। हम लोग GS2 पॉलिटी वाले सेक्शन में जो डिस्कशन हमारा चल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो थीम है, जो थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग है, उसी सिलसिले में हम लोग आज का अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में किस तरीके से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस को पूछने का अपना तरीका है, किस तरीके से वो पैटर्न है, उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। और इस क्रम में ही हमारा जो ये सीरीज चल रहा है, जिसमें हम एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आइडिया ये है कि किसी तरीके से हम थीम पकड़ें। एक बार हम थीम को कैच कर लेंगे तो देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द की जो भी स्टोरी लाइन है, जो भी इसकी कहानी है, वो आराम से हम लोग उसको फ्रेम कर सकते हैं। उस कहानी के बारे में आराम से हम लोग अपनी स्टोरी लाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसी क्रम में हम लोग तेजी से आगे बढ़ते हुए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में जा रहे हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे कि किस किस साल में हम लोग 45 क्वेश्चंस, प्रीवियस 45 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, 45 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कोशिश कर रहे हैं कि थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाए। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करने के बाद क्या होता है कि आपको हर एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना होता है, हर एक क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट करनी है, आपको कीवर्ड्स पता करना है। कीवर्ड्स पता कर लिया और उसके इर्द गिर्द आप अपनी कहानी फ्रेम कर लें। कहानी को फ्रेम कर लिया, बेसिक आइडिया यही होता है। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वाला में किस तरीके क्वेश्चन आया, तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में हमें पता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग संविधान में संशोधन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसको संवैधानिक संशोधन भी कहते हैं, संवैधानिक संशोधन, ठीक है। इसकी अपनी एक प्रक्रिया है, अपना इसका एक प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब यूपीएससी जो है करंट अफेयर्स पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो ऐसे आएगा नहीं, लेकिन पॉलिटी को अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका दो कंपोनेंट होता है, एक स्टैटिक पोर्शन और एक डायनेमिक, ठीक है। आजकल सवाल सारा डायनेमिक का खेल है, स्टैटिक से भी आता है, उसका परसेंटेज कंपैरेटिवली कम होता है, ठीक है। डायनेमिक पोर्शन में जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा है उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा, पॉलिटी में उससे रिलेटेड सवाल पूछेगा। वो लोग इस तरीके से पढ़ाएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि वो डायनेमिक पोर्शन को कवर करे, ठीक है। तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जितने भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछेगा कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये सब सवाल नहीं पूछता यूपीएससी। पहले पूछता था कभी कभी, लेकिन अब डायनेमिक पोर्शन है कि मान लो कि 199th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया, व्हाट आर द फीचर्स, या 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या है फीचर, इस तरीके का प्रोसेस, इस तरीके का सवाल पूछेगा, करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तो वो इंपॉर्टेंट है। हम लोग को उसी तरीके का अप्रोच रखना है, तो ठीक है, देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्रेरी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करता है पार्लियामेंट, ठीक है। जो कीवर्ड्स है उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेंगे। द सुप्रीम कोर्ट कीप्स एन चेक, चेक मतलब क्या, मतलब एक्टिंग एज द कस्टोडियन इन द प्रोसेस, एक्टिंग एज द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन द प्रोसेस एक्टिंग एज व्हाट, द वॉच डॉग, ठीक है। क्यों, ताकि चेक्स एंड बैलेंसेस, ताकि लिमिटेड आपका गवर्नमेंट रहे, ताकि सेपरेशन ऑफ पावर्स रहे, ठीक है, ताकि आपका जो भी अकाउंटेबिलिटी रहे। ये सारा फैक्टर्स है, ये सारा फैक्टर्स है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सारा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये चीज़ को समझें। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ एक्ट कर रहा है, ये कहानी तो हमको पता है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। लिमिटेड गवर्नेंस हो गया, ताकि वो ज़्यादा इंक्रोच ना करे, जो भी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर के पोर्शन में ना। देखिए, अमेंड करने की कैपेसिटी जो है वो 368 देता है, 368 आर्टिकल 368 उसको ये अधिकार देता है कि वो संविधान का संशोधन कर सकता है। पर टाइम एंड अगेन जो बैटल चला है, फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी का जो भी आर्ग्यूमेंट रहा है, उसकी बेसिस पे ये सब कहानी हम लोगों को पता है। एफआर वर्सेस डीपीएसपी, एफआर वर्सेस डीपीएसपी का जो भी कहानी,
तंग आकर के जुडिशरी ने फिर बेसिक फीचर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका इनोवेशन किया, ठीक है। जुडिशियल इनोवेशन है ये, इसका इनोवेशन किया है, बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इनोवेशन किया है। मकसद ही यही है कि जो उसका अनलिमिटेड पावर है, जिसके बारे में इंदिरा गांधी ने 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में 25th के बाद 31C ये लेकर के आई, और इसके अंतर्गत बोला कि हम लोग 39B और 39C को अगर अमेंड कर रहे हैं एंड इन द प्रोसेस इट इज गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द फंडामेंटल राइट, तो दैट विल बी हेल्ड वैलिड। यानी डीपीएसपी को प्रेसिडेंस दे दिया था फंडामेंटल राइट, अगर डीपीएसपी वाला 39B और C से है तो, ठीक है। फंडामेंटल राइट 14, 19, 31 इफ इट इज गेटिंग इम्पैक्टेड तो वो उसको ओवरराइड कर सकता है, और अनलिमिटेड पावर की उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता। ये सारे बिंदुओं पे इंदिरा गांधी ने बहुत सारा संविधान का संशोधन कर दिया था। अब इससे डील करने के लिए केशव आनंद भारती में एक जुडिशियल इनोवेशन लेकर के आया सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशियल इनोवेशन लेकर के आया, और उसने बोला कि देखो ये लड़ाई तो चलती ही रहेगी, इसका खत्म होने का कोई नामो निशानी नहीं दिख रहा है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म कुछ लेकर के आते हैं जिसको कि बेसिक फीचर कहते हैं, जो कि लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एक सर्टन कुछ ऐसा, ये इतनी मूल बातें हैं जो कि हमारा जो भारत है, भारत का जो मेन ढांचा है, मेन जो इसकी बातें हैं उसके लिए बहुत अनिवार्य है, एसेंशियल, इसलिए ये जरूरी है। तो चेक रखा जा सके, डिस्कस क्रिटिकली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कीप्स अ चेक on arbitrary power of the parliament in amending the constitution. Discuss critically. ये देखो क्रिटिकल एनालिसिस करना है इसका, यानी कहीं ना कहीं ये सारी बातें तो है ही, लिमिटेड पावर ये, पर इन द प्रोसेस थोड़ा सा जुडिशियल ओवर रीच जो हो रहा है उसके बारे में बात करने की बात कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से जुडिशियल ओवर रीच हो रहा है उसके बारे में बात करने की बात कर रहा है। तो मोटा मोटी ये जो कहानी है ना, इन सब के इर्द गिर्द सारी चीज़ों को आप फ्रेम करें, 10 मार्क्स का सवाल है, 150 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। अमेंडिंग प्रोसीजर्स, व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ द अमेंडिंग प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या है अमेंडिंग प्रोसीजर, क्या है संविधान का, वो लिख दो। क्या है, लोकसभा में भी पास हो सकता है, राज्यसभा में भी पास हो सकता है, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कहीं पे भी जाए, लोकसभा में राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास करना होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फिर जो है वो जब प्रेसिडेंट के पास जाता है उसको साइन करना पड़ता है, ठीक है। यही है बेसिकली टिपिकली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान को संशोधित करने का जो प्रक्रिया है वो यही है। स्पेशल मेजोरिटी से हो सकता है, या फिर स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। रेटिफिकेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स, यही तो तरीका है संविधान को संशोधित करने का। संविधान को इतनी आसानी से संशोधित ना किया जा सके, क्योंकि संविधान इंपॉर्टेंट है। देखो फेडरल मैकेनिज्म जो है, इंडिया को क्वाजी फेडरल कहा जाता है, क्वाजी फेडरल क्यों क्वाजी फेडरल कहा जाता है, उसका रीजन सिर्फ सिंपल सा है। इंडिया के संविधान का एक ऐसा प्रोविजन जिसमें कि इंडिया वैसे तो टिपिकली एक फेडरल सेटअप है, फेडरल पॉलिटी है, सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, पर इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, इंक्लाइंड है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी हो गया, या यूनियन लिस्ट देख लो, में जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो कंट्री के, वो यूनियन के पास है। कॉन्करेंट लिस्ट में जब वो कानून बना रहा है तो उसको ओवरराइड कर सकता है, स्टेट लिस्ट में से भी कानून बना सकता है अगर 3 कंडीशंस मीट कर रहे हो। फिर देखो तो संविधान को संशोधित करने का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हर स्टेट के पास अपना फ्लैग नहीं है, ठीक है। स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है। यूएस में देखोगे तो हर स्टेट के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हर स्टेट के पास अपना संविधान है, हर स्टेट के पास अपना फ्लैग है। उन स्टेट्स को आप तोड़ नहीं सकते, उनकी अपनी ऑटोनॉमी एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, उनका परमिशन लेना पड़ता है। इंडिया में ऐसा नहीं है। यूएस में क्या है, इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स।
जबकि इंडिया में इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। स्टेट्स को तोड़ा जा सकता है, स्टेट्स के ओपिनियन या व्यू पॉइंट्स का कोई अहमियत नहीं है, कोई भी अहमियत नहीं है। आपका पार्लियामेंट के पास सर्व अधिकार है, अगर उसका नाम बदलना है या कुछ भी ऐसा करना आर्टिकल 3 के अंतर्गत वो ऐसा कर सकता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि आप इसको संशोधन कर पा रहे हैं। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो है इसके पास, लेकिन उसको आप संशोधित कर सकते हैं आसानी से। तो ऐसा बहुत सारा मैकेनिज्म है। प्लस जो फेडरेशन जो है, अगर हम लोग देखें तो अगर देखा जाए तो इंडिया को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहा जाता है, इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल 1 में भी अगर देखा जाए तो इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। क्योंकि ये जो फेडरेशन वर्ड है वो एक वर्ड फीडस से आता है, फीडस, फीडस जिसका मतलब होता है ट्रीटी। ठीक है, ट्रीटी, ट्रीटी में क्या हो रहा है, जितने भी छोटे छोटे नेशंस हैं वो अपना सर्वसहमति 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 के बाद एक एक दूसरे के साथ ये एक ट्रीटी साइन करते हैं, अनुबंध जिसको आप कह सकते हैं, कि हम लोग साथ रहना चाहते हैं एक दूसरे के साथ और एक यूनाइटेड स्टेट्स बनाना चाहते हैं, जहां पर हमारे जो भी राइट्स हैं उनका हनन नहीं होगा और हमारा अधिकार जो है वो रहेगा। जैसे कि यूएस में उसका अपना एक संविधान होगा, उसकी अपनी एक अपना एक झंडा होगा, उसके उसके जोग्राफिकल एरिया को आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसको छोटा बड़ा नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं बदल सकते हैं। इंडिया में वैसा नहीं है, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह कोई ट्रीटी के अंतर्गत नहीं आया, जबरदस्ती लाया गया पकड़ करके। प्लस आप अगर देखें तो राज्यसभा में जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है उसमें नंबर ऑफ सब सीट्स का अलग अलग है। यूपी के पास 29 सीट है, सिक्किम के पास सिर्फ 1 सीट है। यानी किस तरीके से अगर देखा जाए तो स्टेट्स के साथ ये दोमुहा व्यवहार आप कह सकते हैं। तो इंडिया को रियल टर्म्स में ना फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला जा सकता है, इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। इसी कहानी पे पूरा ये सब बेस्ड है। संविधान को संशोधित करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है। व्हाट आर द जनरल फीचर्स ऑफ द अमेंडिंग प्रोसीजर्स, अमेंडिंग प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडिंग प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिल एंड अदर लेजिस्लेटिव बिल्स। ठीक है, अदर लेजिस्लेटिव बिल्स को आप तोड़ सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल। ठीक है, मनी बिल आपका लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा से इंट्रोड्यूस नहीं होगा, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट जाएगा। ठीक है, ये अगर पास कर दिया तो 14 दिन के अंदर अंदर इसको पास करना पड़ेगा, वरना ये कुछ कर नहीं सकता है। अगर मना करेगा तो भी पास माना जाएगा। ऑर्डिनरी बिल में आपका लोकसभा में भी जा सकता है, राज्यसभा में भी जा सकता है। ठीक है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। अगर कहीं पे भी फंसेगा मामला तो ज्वाइंट सिटिंग होगा, ज्वाइंट सिटिंग होगा, फिर आपका एक ज्वाइंट सिटिंग के बाद ही मामला का हल निकलने वाला है। मामला का हल तभी निकलेगा वरना नहीं निकलेगा।
जबकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अलग फंडा है, और वो भी बिल सब कितने तरीके का होता है, पब्लिक बिल और प्राइवेट मेंबर बिल। टिपिकली आपका ऑर्डिनरी बिल पब्लिक बिल भी हो सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकता है। मनी बिल टिपिकली पब्लिक बिल होता है, ये प्राइवेट मेंबर बिल नहीं हो सकता। फाइनेंशियल बिल भी चांसेस ज़्यादा है कि पब्लिक बिल होता है, ये नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का अधिकार सिर्फ पब्लिक बिल के पास है, तो यही हो सकता है। ये सब सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन से पास हो रहा है। यही है डिफरेंस, और क्या है। हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड, वही बात। डू यू थिंक दैट द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ द सेंटर? A plaything in the hands, plaything in the hands of the center. Play, खिलौना, खिलवाड़। क्या आपको लगता है वो संविधान ऐसा है, संविधान को बनाया इंडिया में संविधान को संशोधित करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर कर नहीं सकता है। पर वो संविधान के जो प्रोविजंस हैं वो स्टेट पे भी उतना ही वैलिड होगा जितना कि यूनियन पे। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर का काम सिर्फ स्टेट लिस्ट पे दिए हुए कानून और कॉन्करेंट लिस्ट पे दिए हुए कानून पे उसका अधिनियम बनाने के, उसका एक्ट बनाने तक ही सीमित है। संविधान और संवैधानिक संशोधन से जुड़ी बातें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो हुआ ना पार्लियामेंट के पास ज्यादा अथॉरिटी, तो क्या होता है, फ्लेक्सिबल नहीं है। देखो, संविधान को संशोधित करने का जो अधिकार है वो इसलिए दिया गया था ताकि आने वाले समय में अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस अगर कुछ आ जाए, अनदेखा अनचाहा सिचुएशन, तो ये अधिकार हो पार्लियामेंट के पास कि वो एक सर्टेन प्रोसीजर, जिसको कि इतना आसान नहीं दिया गया है, सिंपल मेजोरिटी आराम से गए काम खत्म करके आ गए, वो नहीं है। ऐसा प्रोसेस दिया गया कि भैया मतलब तकलीफ होगी, उसको पास करने में इतना आसान नहीं होगा। लोकसभा में अगर स्पेशल मेजोरिटी से पास हो भी गया तो राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी से भी पास करने की आवश्यकता है। तो एक सरकार की टिपिकल मेजोरिटी दोनों हाउस में हो ये जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं राज्यसभा उस पर डंगा डाल देगा, लोकसभा पे राज्यसभा डंगा डालेगा, राज्यसभा पे लोकसभा डंगा डालेगा। तो पूरा प्रोसेस ऐसा है कि भैया इतना आसान नहीं बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी अगर सरकार मेजोरिटी में आ जाती है तो उसके लिए आसान हो जाता है और खिलवाड़ बन जाता है। वही है बेसिकली सवाल, वही सवाल रिपीट कर रहा है 2006 में भी। देख रहे हैं सवाल एक ही तरीके के पैटर्न्स। अब स्टेट नॉट मोर देन 2 लाइंस एज टू व्हाट द फॉलोइंग स्टैंड फॉर द 42nd अमेंडमेंट। ये 1979 का सवाल इतना इंपॉर्टेंट किया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं, पता ही है आपको इंदिरा गांधी क्या क्या लेकर के आई थी। 24th और 25th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की थी 1971 में, फिर 76 में 42nd अमेंडमेंट करके पूरा डीपीएसपी को ओवर फंडामेंटल राइट कर दिया गया था, इसको मिनर्वा मिल में हटाया गया। ठीक है, और 42nd अमेंडमेंट आपका जो उस वक्त नेशनल इमरजेंसी चल रहा था, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में बहुत सारा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज इस वक्त आया, SISS सेक्युलर इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, ये सब इधर आया। बहुत सारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी लाया गया, 48A, 39A, 43A, ये सारी चीजें तभी आई हैं। 38B जो है वो 44th में आया। ठीक है, यही सब। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? अब रहा होगा उस वक्त, उस टाइम का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब चीज को हटा दीजिए। जो करंट अफेयर्स है उसी से पढ़िए। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 44th, तो यही है, रिएक्शन है 44th वाला रिएक्शन है टू 42। हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब क्या है, हाईलाइट करो उसको। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी, वो आई और 42nd अमेंडमेंट में जितनी भी चीजें लाई गई उसको कहीं ना कहीं तोड़ा, हटाया। तो 44th में क्या क्या लाया गया, 38B लाया गया, इनइक्वालिटी को हटाने वाली बात हो गई। फिर आपका 19(1)(f) और 31 को हटा दिया गया और इसको 300A में भेज दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में और क्या हुआ, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वर्ड कैबिनेट को ऐड किया गया, जिसको राइटिंग में देना है, सिंपल मेजोरिटी हटा करके स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया। प्रेसिडेंट को इन राइटिंग देंगे तभी वो आपका नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है।
ये सारे बहुत सारे चेंजेस हैं जो लेकर के आया है 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, तो यही सब है। तो बेसिकली आपको एक आइडिया समझ में आ रहा है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। कहानी पता होनी चाहिए, पॉलिटी फिंगर टिप्स में होनी चाहिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। शेड्यूल्स, संविधान को दो हिस्से में तोड़ा जा सकता है, एक आर्टिकल्स, दूसरा शेड्यूल्स, ठीक है। आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स। शेड्यूल्स हैं 12, पहले 10 थे, से बढ़ा करके 12 किया गया, ठीक है। 11 और 12 में पंचायती और म्यूनिसिपैलिटी है, ठीक है, अलग अलग है। पहला शेड्यूल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात कर रहा है, फिर आपका सैलरी अलाउंसेस के बारे में सेकंड बात कर रहा है, ठीक है। फोर्थ आपका राज्यसभा के बारे में बात कर रही है, इमोल्यूमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा है। फिफ्थ और सिक्स आपका शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है। सेवन्थ यूनियन लिस्ट और एट्थ लैंग्वेजेस के बारे में बात कर रहा है, टोटल 22 लैंग्वेजेस है। नाइन्थ शेड्यूल प्लस 31B दोनों मिला करके बात हो रहा है। ऐसे कानून जो कि आपका, जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशियल रिव्यू से आप इम्यून कर सकते हैं, ठीक है। 10वां, शुरू में ये जो 10वां शेड्यूल था वो आपका सिक्किम के लिए था, सिक्किम के लिए था आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10। उसको अब हटा करके आपका जो है शेड्यूल 10 को हम लोग किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं बताइए। शेड्यूल 10 का इस्तेमाल हो रहा है कि आप आया गया राम वाला जो फंडा चल रहा था, आया राम गया राम, कोई किसी पार्टी में जब मन तब आ रहा है, जब मन तब जा रहा है, ठीक है। इसमें कियोटो होलीहन वाला केस है, कियोटो होलोहन वाला केस है, ठीक है। कानून गो वाला केस है। डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ, डिफेक्शन लॉ से जुड़ी हुई बातें होती है शेड्यूल 10 में, ठीक है। शेड्यूल अलग से देने की क्या जरूरत है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि शेड्यूल के साथ आप अलग अलग चीज कर सकते हैं। इसमें अपना सैलरी वैलरी की बात कर रहा है, सैलरी हो गया, या आपकी बात कर रहा है इमोल्यूमेंट्स के लिए। अब इसको चेंज करना, शुरू में प्रेसिडेंट जब आया तो 5,000 रुपये उसको मिलता था, अब 5 लाख रुपए अगर मिल रहा है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करते रहोगे क्या। शेड्यूल के अलग अलग प्रोविजंस को संशोधित करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। सब छोटी छोटी बातें कि प्रेसिडेंट का क्या सैलरी होना चाहिए, किस तरीके से उसको कितना पे करना है, ये सब के लिए आप संशोधन करेंगे क्या, नहीं ना, बस ऑल्टरेशन करेंगे, उसको संशोधन नहीं बोलेंगे। इसलिए शेड्यूल्स को बना दिया गया। जैसे ग्लॉसरीज होता है, इंडेक्स होता है, उसी तरीके से शेड्यूल, ठीक है। 11th 12th पंचायती राज और ये सब, अब इसी पे सारा कहानी खेल है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द 10th शेड्यूल। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 में आकर के डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया कि डिफेक्शन लॉ होता क्या है, किस तरीके से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में आप डिफेक्ट करके जा रहे हैं, और आपने एक तयशुदा बात को अगर आप स्प्लिट और मर्जर वाली चीजों तक डील कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसा कर रहे हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। डिस्क्वालीफाई, उसी के बारे में बात हो रही है। व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द 10th शेड्यूल। ऐसा कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। 10th शेड्यूल डिफेक्शन के बारे में बात हो रहा है।
क्या क्या चीजें हैं कि आपको अगर आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अगर आप डिफेक्ट करते हैं तो। स्प्लिट और मर्जर का जो फंडा है, पहले स्प्लिट मतलब एक तिहाई अगर हट के दूसरे पार्टी में जाना चाह रहा है तो वो अलाउड था, स्प्लिट वो हटा दिया गया। दो तिहाई अगर है वो टूट के जा रहा है तभी वो मर्ज कर सकता है दूसरे पार्टी के साथ। ठीक है, एक व्यक्ति जिसको टिकट मिला कांग्रेस से, वो इलेक्ट हो गया और सभा में जाकर के वो दूसरी पार्टी को नहीं ज्वाइन कर सकता है। एक इंडिपेंडेंट आदमी वो गया और किसी दूसरी पार्टी को 6 महीने के बाद ज्वाइन कर ले रहा है तो ही इज कंसिडर्ड एज हैविंग डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन अंडर शेड्यूल 10। तो उसी तरीके से 4 more लैंग्वेजेस वाज एडेड टू द 18 शेड्यूल। ठीक है, 8 शेड्यूल में अभी 22 जबानें हैं। 2 बार इसका संशोधन हुआ है 8 शेड्यूल का, 21, 71 और दोनों को जोड़ दो तो 92। ठीक है, टोटल 22 जबानें हैं, 22। इस 22 जबान 4 more languages were added to the 8th schedule in the constitution through 2 amendments. Give the name of these 4 languages and also the serial number of amendments. तो हो गया, कौन कौन से जबान है देख लो, बहुत डिफिकल्ट है नहीं, सब डेढ़ सवाल है। अब ये सब नहीं पूछता। व्हाट आर द प्रोटेक्शंस अवॉर्डेड टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5th शेड्यूल पढ़ लो। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में जब आप ट्राइबल एरियाज और उस तरीके के शेड्यूल एरियाज पे बात कर रहे होते तो उससे रिलेटेड सवाल है। टैक वैक बनाया गया है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, सब देख लेंगे। What are the tribals in India referred to as scheduled tribes? Why are the tribes in India referred to as scheduled tribes? Indicate the major provisions enshrined in the constitution for their upliftment. तो कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनको शेड्यूल में कहीं एक शेड्यूल में लिखा गया है, इनका नाम शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये सारे ट्राइब्स शेड्यूल में, इसीलिए इनका नाम शेड्यूल्ड ट्राइब। जैसे शेड्यूल बैंक्स कैसे होता है उसी तरीके से शेड्यूल्ड ट्राइब है। कुछ ट्राइब्स के नाम जिनको एक शेड्यूल में लिखा गया, या कास्ट का नाम एक शेड्यूल के अंतर्गत लिखी हुई शेड्यूल्स के जो ट्राइब्स के नाम है उनको शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, इसलिए उनको शेड्यूल ट्राइब्स है। इनका हिस्ट्री है, उठा करके हम लोग देख सकते हैं इनका हिस्ट्री। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इंडिकेट द मेजर प्रोविजंस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द अपलिफ्टमेंट। अलग अलग क्या क्या प्रोविजंस हैं, इनके रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहा है जो ठीक है उसकी बात कर सकते हैं। मार्जिनलाइज सेक्शन के बारे में जो बात हो रही है, रिजर्वेशन का फंडा जो है वो सब के बारे में बात हो सकता है। कहाँ कहाँ इन लोगों को किस किस मोड पे क्या क्या रिजर्वेशन मिल रहा है, किस तरीके से 16(4)(a), ठीक है, 15(1), 15(2), 15(4), ठीक है, 17, 18, 15 हो गया, 14, 14B हो गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हो गया। ठीक है, 16, 17, 18 हो गया। फिर अलग अलग रिजर्वेशन 338 हो गया, 338A हो गया, 335 हो गया। 16(4)(a) को रीड करना है 335 के साथ। बहुत सारे हैं संविधान में। अगर हम लोग देखें 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल में भी इनके बहुत सारे प्रोविजन दिए गए हैं अलग अलग उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। किस तरीके से जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का वो टैग पे डिपेंड कर, ऑटोनोमस जो भी आपके काउंसिल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, उन पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, हम लोग पाएंगे कि इनकी प्रोविजंस के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट क्या है। 7th शेड्यूल की अगर हम लोग बात कर लें, 7th शेड्यूल में आपका एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा 7th शेड्यूल के इतर एक रेसिड्री पावर होता है। ठीक है, ये रेसिड्री पावर आपका यूनियन के पास है, रेसिड्री पावर आपका यूनियन के पास है, मतलब इन सब के इतर जो भी बच गया रेसिड्री वो यूनियन के पास देख रहे हैं। और ये यूनियन लिस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, एटॉमिक एनर्जी, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, डिफेंस, सब तो यूनियन लिस्ट में है। स्टेट लिस्ट में आपका एग्रीकल्चर, हॉस्पिटल्स, ये सब पे स्टेट। और कॉन्करेंट ऐसा डिवोर्स,
ऐसा कुछ भी बीच में ऐसे बहुत सारे कॉन्करेंट लिस्ट में भी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। स्टेट लिस्ट पे सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, यूनियन लिस्ट पे सिर्फ यूनियन बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर यूनियन बना देगा तो स्टेट लिस्ट को सुपरसीड कर जाएगा, बल्कि जो बच गया रेसिड्यूरी वो यूनियन के पास। 7th शेड्यूल के साथ यही खेल है, क्योंकि ये स्टेट्स को इन्वॉल्व कर रहा है तो इसको अमेंड करना मतलब स्टेट लिस्ट से अगर आपको किसी चीज़ को यूनियन लिस्ट में चाहिए, ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट का कोई चीज़ आपको यूनियन लिस्ट में चाहिए तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, स्टेट का जो आपका डोमेन है उसको लेना चाह रहे हैं, तो उसको आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट करके ही कर सकते हैं, यानी स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन, स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन से करके ही आप उस चीज़ को अपने अंदर लाया जा सकता है आपको। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो बीच में है कॉन्करेंट लिस्ट, देखो आइडिया क्या है फेडरल पॉलिटी का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसके अलावा क्या, फेडरलिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स है, ठीक है, फेडरल नेचर। तो दो क्लियर कट जोन्स के बीच बीच का एक दायरा होता है जिसको ट्रांजिशनल फेज कहते हैं, इसको ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, जहां पर अधिकार, इख्तियार, अधिकार, पावर, ये दोनों के पास है, दोनों के पास, इस बीच में कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये सवाल इंटरेस्टिंग है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग अ कॉन्करेंट लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत सोचने वाली बात है, क्या काम है इसका। जब स्टेट लिस्ट बता ही दिया, जब यूनियन लिस्ट बता ही दिया, तो कॉन्करेंट लिस्ट की जरूरत क्या है। बड़ा पर्टिनेंट सवाल है, तो अच्छा सवाल है। जब हम लोग एक बार आंसर वाला सेशन देखेंगे तो हम लोग ये सारे पॉइंट्स को आपको मेंशन करके देखेंगे कि पर्पस क्या है कॉन्करेंट लिस्ट का। तो यही है टिपिकली कॉन्करेंट लिस्ट का होने से क्या होता है, बीच का एक ट्रांजिशनल फेज है कि किसी को प्लस माइनस करना हो, कुछ अधिकार उनके पास भी है, रेसिड्यूरी का भी पावर यही है कि इनके अलावा जो बच गया, हर चीज को आप थोड़ी मेंशन कर सकते हैं पूरे लिस्ट में, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अधिकार हर किसी के पास, ठीक है। वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंसर्टेड इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट, ये भी तो सवाल है। देखो कॉन्करेंट लिस्ट से सवाल पूछ रहा है, वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट, वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड इंसर्टेड in the concurrent list. Mention any 3 important entries in the concurrent list in the 7th schedule. Important entries in the concurrent list in the 7th schedule of the Indian Constitution. Interesting सवाल। बाकायदा एक लिस्ट पूरा पड़ा हुआ है, कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है, स्टेट लिस्ट में क्या होता है, यूनियन लिस्ट में, वो हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। 3 इंपॉर्टेंट एंट्रीज, भाई डिवोर्स हो गया, ठीक है, मेरे ख्याल से एजुकेशन, आई डोंट, मतलब कुछ कुछ चीज़ें हैं, देख लेंगे एक बार हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, याद तो नहीं रहता है बहुत लोगों को। 3 इंपॉर्टेंट एंट्रीज इन द कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th, ये हो गया, ठीक है। वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट ऑफ द स्टेट एंड इंसर्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। देखो जब एजुकेशन हो गया ना, एजुकेशन तो आपका हो गया कॉन्करेंट लिस्ट में, इसी से पता चल गया। वाई वॉज एजुकेशन टेकन आउट द स्टेट लिस्ट, अगर स्टेट लिस्ट में होता तो एजुकेशन सिर्फ आपका स्टेट बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में तो देखो सरकार को पॉलिसीज वगैरह लेके आना पड़ता है, एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो गया, या फिर आपका जो भी पॉलिसीज है जो भी बन रहा है, कोठारी कमीशन हो गया, या ऐसे जो भी कमीशन है जिनका एजुकेशनल पॉलिसीज को डिसाइड करना होता है, ठीक है, या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे रिलेटेड कोई अपना कानून बनाना होता है, तो सेंटर भी उस पर कानून बना सकता है, ब्रॉडर पॉलिसीज उसमें बना सकता है, तभी होगा ना जब आपका कॉन्करेंट लिस्ट में होगा। तो अगर एज एंड व्हेन इट इज थिंग्स आर नीडेड रिक्वायर्ड, वो उसको उठा करके उसके अंदर रख सकता है। पर्पस ऑफ हैविंग कॉन्करेंट लिस्ट, जरूरत के हिसाब से, सिंस इट इज टिल्टेड इन द फेवर ऑफ द यूनियन, अगर उसको ऐसा लगता है वक्त के साथ कि ये वाला डिपार्टमेंट भी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी कानून बनाने का उसके पास राइट होना चाहिए। अब देखो स्टेट के पास अगर एजुकेशन रहेगा तो हर स्टेट का अलग अलग है, गुजरात, गुजराती के पास गुजराती भाषा हो सकता है प्रमोट करें, करना भी चाहिए, फिर उसी तरीके से मराठी भाषा होना चाहिए, तो जो अपने अपने लेवल पे, या फिर बिहारी मतलब बंगाली भाषा होना चाहिए कुछ कुछ सरकारी स्कूल्स में, या कुछ कुछ नौकरियों के लिए ज़रूरी होना चाहिए। बट एजुकेशन पे तो कुछ ब्रॉडर पॉलिसीज भी बनाना है ना, कानून भी बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी करना होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एजुकेशन
एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, क्या पढ़ाई हो रहा है, किसके बारे में क्या कानून बनाना है, उन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन जो है वो उसका राइट यूनियन के पास भी हो। इसलिए स्टेट लिस्ट से हटा करके उसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया गया। डायरेक्ट यूनियन लिस्ट में डालते तो सिर्फ यूनियन बना पाता, पर कॉन्करेंट मतलब मोटा मोटी एक ब्रॉडर आइडिया रख लीजिए। ये सवाल फिर रिपीट हो गया, गजब। देखिए 83 से उठा करके फिर why was education taken out of the state list and inserted in the concurrent list? What is the purpose of having a concurrent? देखो फिर repeat हुआ, purpose of having a concurrent list. What were the objectives in having three separate legislative lists in the Constitution of India? Can the Parliament make laws about any atom in the state list? वही है, if so under what situation? Does any of the issues arising from the above give rise to union state controversies? Union state controversies के बारे में होता है, बिल्कुल होता है। इसलिए तो सरकार उसको उठा करके कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देता है। जिस जिस चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो रही हो या दिक्कत आ रही हो, ऐसे ऐसे चीज़ों को उठा करके सरकार कॉन्करेंट लिस्ट में इसलिए डाल देता है। तो क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स इन हैविंग सेपरेट लिस्ट? तो देखो अलग अलग दायरा है, अलग अलग कानून। अब अगर स्टेट लिस्ट से किसी चीज़ को उठा के यूनियन लिस्ट में डालना है तो तीन चीज़ तो ऐसे ही दिखता है। सबसे पहले अगर इंटरनेशनल अग्रीमेंट को अगर चीज़ों को अगर आपको करना है तो तब ज़रूरत पड़ता है। दूसरा, अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट मिल करके बोल रहा है कि भैया मेरे लिए कानून बना दो स्टेट लिस्ट में, तो वो बना देगा, वो दो स्टेट्स के लिए वैलिड होगा। और तीसरा चीज़ जो है वो ये है, तब जब राज्यसभा अंडर 249 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग से अगर पास करेगा किसी चीज़ को, तो स्टेट लिस्ट पे जो भी चीज़ है उस पर यूनियन पार्लियामेंट कानून बना सकता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट अ टाइम। तो देखो यही है, बहुत सारा जो यूनियन स्टेट कंट्रोवर्सीज होता है इसको अवॉइड करने के लिए क्या होता है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देता है। अब अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे किसी चीज़ को डाल दिया तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है, के पास राइट है कि वो उस पर रिलेटेड कानून बना सकता है। तो यही है, उस पर अगर कानून बना सकता है तो फिर वो कंट्रोवर्सी ही खत्म हो गई। अगर वो स्टेट लिस्ट है तो हो सकता है सामने वाला बोले कि भैया कैसे आप कानून बना रहे हैं, उस पर आप नहीं बना सकते हैं, दिक्कत आ जाएगी। व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स इन हैविंग थ्री सेपरेट, देखो ये कहाँ से निकल करके आया, थ्री सेपरेट लेजिस्लेटिव लिस्ट। 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में पहली बार ये पूरा फेडरल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब आया था, ठीक है। 1919 में आपका बाई कैमरलिज्म आया था, बाई कैमरलिज्म आया था। और आपका डायरकी आया था, डायरची या डायरकी जो भी बोलना है, डायरची आया था, जिसमें कि रिजर्व्ड लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट के बारे में बात हुआ था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट। लेकिन पहली बार आपका कि क्या चीज आपका स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से उठाया गया है। तो वही है उसका ऑब्जेक्टिव कि क्लियर कट डिमार्केशन किया जाए कि सेंट्रल और स्टेट के बीच की जो भी रिलेशनशिप्स हैं उनको एक डिफाइंड चीज हो, एक डिफाइंड प्रोसेस हो कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट इन हैविंग थ्री सेपरेट लेजिस्लेटिव लिस्ट in the Constitution of India. Can the Parliament make laws about any atom in the state list? Yes, it can make. जब तीन circumstances हो रहे होते हैं, national emergency में, वो जब आपका फंडामेंटल राइट जब ब्रोकन डाउन हो जाता है, वैसे तो यूजुअली 256 और 257 में वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जब हो जाता है तो किसी भी दिशा में आपको इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और कानून के बनाने के तौर पे भी वो जब नेशनल इमरजेंसी आ जाए तो वो कानून बना सकता है, पार्लियामेंट बना सकता है when it is in session, या फिर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंसेस जारी कर सकता है इवन इन मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो ये तीन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अलावा आपका जब नेशनल इमरजेंसी हो रहा है तो वो सब काम भी कर सकता है, ठीक है। डज एनी ऑफ द इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम द अबव गिव राइज टू यूनियन स्टेट कंट्रोवर्सी? बिल्कुल, कंट्रोवर्सी तो हो गई। Why was the education taken out of the state list and inserted in the, फिर सवाल रिपीट हुआ, mention the three important entries, ये फिर से लगता है रिपीट हुआ, ठीक है। सारी चीजें तो देख रहे हैं, एक बार थीम आप पकड़ ले रहे हैं तो क्वेश्चंस किस तरीके से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। ओथ, ओथ वगैरह क्या है, सेकंड शेड्यूल में है, ठीक है। ओथ
किस तरीके से ओथ लेना है. Why does Constitution of India contain different forms of oath for the president, the ministers? ये pertinent सवाल है. The legislatures and the members of the judiciary. And the members of the judiciary. Why does the Constitution of India contain different forms of oath, different forms of oath, different forms of oath, ठीक है, different forms of oath. Different forms of oath सबके लिए क्यों है? Different forms of oath सबके लिए क्यों है? अलग अलग सबके लिए क्यों है? Why does the Constitution of India contain different? ये बहुत important pertinent सवाल है. लोग इस दिशा में सोच नहीं पाते हैं कि क्या है कैसे. ये सवाल अच्छा है. तो why does the Constitution अलग अलग सबका क्यों है? For the president, for the ministers. हम लोग देखेंगे जब आंसर्स वगैरह पे फंडे में आएंगे तो हम लोग देखेंगे. मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी का अलग, सबका अलग अलग रोल है. प्रेसिडेंट प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिफेंड करता है. आई डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रेसिडेंट है वो ये बात करता है कि आई डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसका अलग है. प्रेसिडेंट का एग्जीक्यूटिव का हेड है तो उसको एज अ लीडर तो आपके तौर पर देखा जाता है. और लेजिस्लेचर्स और एमपी का सिमिलर ही होता है. मिनिस्टर्स वही हैं जो आपका लेजिस्लेटर से बनते हैं, मेंबर्स ऑफ द जुडिशरी. ये इंपॉर्टेंट है दैट दे आर द गारंटर, दे आर द कस्टोडियन. इनको इम्यून रखना है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव. ये आपका आर्टिकल 49 जो है वो 49 आई थिंक, या सॉरी आई थिंक 50, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशियरी, वो तो है ही. इन सारी चीज़ों का मतलब ही वही है. डीपीएसपी भी वही बोल रहा है. डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस. तो ये सवाल को हम लोग देखेंगे. ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ है, ठीक है. Why does the Constitution of India provide different forms of? फिर रिपीट किया है 2002 में. ये कब आया था? 96. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. Why does the Constitution provide different forms of oath for the president? 2002 में रिपीट कर दिया. हम लोग देखेंगे इसको. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये चीज़ है. फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है. फेडरलिज्म, प्लानिंग एंड फेडरलिज्म मेक अनईजी पार्टनर्स. Planning and federalism make uneasy partners. The planning operations in India have led to erosion of federalism, have led to erosion of federalism. Discuss. ये बड़ा important section लग रहा है, ठीक है. The planning operations in India have led to erosion. Repeat मार दिया. Have led to erosion of federalism. Discuss the major extra constitutional factors. Extra constitutional factors influencing the federal polity in India. देखो बेसिकली ये कह रहा है कि ऑलरेडी फिनेंस कमीशन मौजूद है आर्टिकल 280 के अंतर्गत, ठीक है. ऑलरेडी आपका इंटर स्टेट काउंसिल आई थिंक 263 के अंतर्गत मौजूद है. ये सब आपका ये इंश्योर करने के लिए है कि जो आपका फेडरल पॉलिटी है वो इंटैक्ट रहे. संविधान में प्रोविजंस ऑलरेडी दिए जा चुके हैं किस तरीके से आपका दो सेंटर और स्टेट के बीच का जो रिलेशनशिप को डिफाइन होना है, वो चीज यहां पे मेंशन्ड है. फाइनेंस कमीशन एंड इंटर स्टेट कमीशन, ठीक है. फाइनेंस कमीशन, इंटर स्टेट कमीशन. इसके बावजूद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कैसे? प्लानिंग कमीशन. तो अब तो खैर ये हट गया. अब आपका नीति आयोग जैसे हो गया. कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है. नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. कहीं ना कहीं इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलता है इनके कंपैरिजंस में. फाइनेंस कमीशन
बस आपका ये ओपिनियन देता है, जो कि आपका एक एडवाइजरी नेचर होता है कि सेंटर और स्टेट के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन है और स्टेट्स के बीच का जो प्रोपोर्शन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, बस इसके बारे में बात करता है। और क्या बात करता है, कुछ भी नहीं। सेंटर और स्टेट के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए और स्टेट के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन अंडर आर्टिकल 280 एक फाइनेंस कमीशन का चेयरमैन होता है और बाकी मेंबर्स होते हैं, जो कि ये डिसाइड करता है कि सेंट्रल स्टेट के बीच। बेसिकली यही थीम है, थीम तो यही है, पकड़ा गया थीम, दिस इज द थीम। डिस्कस द मेजर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फेडरल पॉलिटी इन इंडिया। डिस्कस द मेजर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जैसे कि आपका क्या, चीफ विजिलेंस कमीशन, सीबीआई, सब कॉन्स्टिट्यूशनल थोड़ी है, स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। कहीं ना कहीं एक दूसरे के परफॉर्मेंस को कॉम्प्लीमेंट करने की जगह कई बार कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो जो फेडरल पॉलिटी है वो फर्क पड़ जा रहा है। प्लानिंग एंड फेडरलिज्म मेक अनईजनी पार्टनर्स। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, 1950 में आया था, जो कि 5 ईयर प्लान, जो कंट्री बनाता था 5 ईयर प्लान, कि कहाँ कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा जाना चाहिए, कहाँ कितना पैसा जो है वो नहीं जाना चाहिए। ठीक है, नॉन प्लान होता था, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर और एक प्लान एक्सपेंडिचर होता था। और यहाँ का जो चेयरमैन होता था मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जिसका नाम था मोंटेक सिंह अहलूवालिया, ये एक तरीके से कैबिनेट रैंक का बंदा था, कैबिनेट रैंक में इसको माना जाता था। तो प्लानिंग कमीशन का वैल्यू बहुत ज्यादा होता था कंपेयर टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। और जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखो ये इसी सवाल से निकल कर रहा है, डिस्कस द मेजर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फेडरल पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको इन्फ्लुएंस कर रही है फेडरल पॉलिटी। इंटर स्टेट रिलेशनशिप जो होना चाहिए, इंटर स्टेट काउंसिल जो है, जिसका टिपिकली काम है ये कि किस तरीके से सेंट्रल और स्टेट के बीच का जो एक रिश्ता है उसको कायम रखना है, किस तरीके से कुछ जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन है, ठीक है, जब वो ट्रिब्यूनल्स वगैरह पास करता है, या फिर उसी तरीके से आप किस तरीके से प्लानिंग कमीशन आता है, उस थीम को पकड़ना है। जब हम लोग देखेंगे किस तरीके जब आंसर्स वगैरह प्लान कर रहे होंगे तो हम लोग देखेंगे प्लानिंग ऑपरेशन इन इंडिया हैव लेड टू इरोजन ऑफ फेडरलिज्म। तो इसी थीम के इर्द गिर्द आपका पूरा बैठा हुआ है, ठीक है। बेसिक कहानी आपको पता चल गई कि क्या है। तो वही है, बस कहानी का थीम पकड़ना है और आगे बढ़ना है। नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन, ठीक है, यही वही कहानी, इंडियन फेडरेशन नेचर, इसका मतलब क्वाजी फेडरल है, क्वाजी फेडरल, टिल्टेड टुवर्ड्स यूनिटरी, कनेडियन मॉडल, ठीक है, फेडरलिज्म का जो रियल सेंस है वो फॉलो नहीं हो रहा है, यही सब है कहानी, ठीक है, यही सब थीम चल रहा है। एनालाइज द कॉजेज ऑफ कंट्रोवर्सी, analyze the causes of controversy in India in recent years about the union-state relationship. About the union-state relationship, what are the specific areas of discord? Consider the main issues and offer your comments and suggestions. ठीक है। यूनियन और स्टेट के बीच का जो टसल है, देखो ये सवाल कब पूछा गया, 81, तो कहीं ना कहीं नेशनल इमरजेंसी उस वक्त आ चुका था। नेशनल इमरजेंसी का जो बेदरेग इस्तेमाल हुआ था स्टेट्स को आपको कहीं ना कहीं सबड्यू करने के लिए, नेशनल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंट रूल, स्टेट रूल जो हो गया प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ये सब में किस तरीके से आपका स्टेट के जो राइट्स है उसको उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं, इसकी वजह से यूनियन स्टेट रिलेशनशिप हैम्पर होता है। किस तरीके से जो स्टेट लिस्ट का काम है, काम बनाने का काम स्टेट का है, उसको एक तरीके से सब ये किया जाता है, साबोटाज किया जाता है, ठीक है।
किस तरीके से जो लेजिस्लेचर का रोल होता है लॉ बनाने का, उसको सबोटाज किया जाता है, और एग्जीक्यूटिव जो है थ्रू ऑर्डिनेंस आपका कानून बनाती है कई बार, ताकि उसको डिस्कशन से बच जाए, उसको डिस्कशंस ना करना पड़े, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कॉजेज ऑफ कंट्रोवर्सी इन रीसेंट ईयर्स, यूनियन स्टेट टुवर्ड्स टिल्टिंग टुवर्ड्स आपका यूनियन है, तो वही सब कहानी है। स्टेट रिलेशनशिप और यूनियन रिलेशनशिप, देखो यूनियन के पास अधिकार, एग्जीक्यूटिव पावर की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव जब नेशनल इमरजेंसी हो जाता है तो यूनियन जो है वो किसी भी मैटर पे, पहले सिर्फ 256 और 257 पे ही अपने ओपिनियन या अपना अपना एग्जीक्यूटिव पावर को वो असर्ट कर सकता है, 256 और 257 के अंतर्गत। पर एक बार जब चीजें नेशनल इमरजेंसी में आ जाती हैं तो वो किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में वो उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है। एक बार जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो कभी भी किसी भी तरीके से पावर को डेलीगेट कर सकता है। डेलीगेट करके वो अपना जो है, या तो पार्लियामेंट खुद कानून बनाएगा, या फिर वो प्रेसिडेंट को देगा, या प्रेसिडेंट का किसी और अथॉरिटी को दे देगा, इसलिए उसको गवर्नर रूल भी कहते हैं। तो ये सारे कॉजेज ऑफ यूनियन स्टेट रिलेशनशिप का जो टसल है वो चीज चलता ही चला जा रहा है, और ये एक्सक्लूसिव डोमेन है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव डोमेन है इस सारे मैटर्स को डील करने का। तो एनालाइज करो कॉजेज ऑफ कंट्रोवर्सी, जो फेडरलिज्म है, जो फेडरलिज्म में स्टेट को भी ऑटोनॉमी दिया गया है चीजों को हैंडल करने का, चीजों से डील करने का, किस तरीके से प्लानिंग कमीशन जो है वो डिसाइड करता है कि पैसा कैसे कैसे करके जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा सेंट्रल स्टेट्स के बीच में, और सेंट्रल और स्टेट के बीच का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि ना मतलब वो जो ना स्टैट्यूटरी है ना कॉन्स्टिट्यूशनल, वो आकर के डिसाइड कर रहा है वो, एंड इट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ फ्यूर इन द इंटर स्टेट काउंसिल एंड अदर थिंग्स। तो ठीक है, व्हाट आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ डिस्कॉर्ड, किस तरीके से 7 शेड्यूल में यूनियन लिस्ट के मैटर्स रहते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे वो कानून बना सकता है 3 स्टेज में, जो ऑलरेडी देख लिया, नेशनल इमरजेंसी में भी बना लेता है। और राज्यसभा का किस तरीके से अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है आपका राज्यसभा में स्टेट्स का, किस तरीके से आपका कॉन्करेंट लिस्ट में डाल देता है स्टेट लिस्ट के मैटर्स को उठा करके, या यूनियन लिस्ट में शिफ्ट कर देता है आपका अमेंडमेंट करके। तो ये सारी चीजें जो भी है ना कहीं आपका डिस्कॉर्ड के बारे में बात करता है। इंडिया इज नॉट अ फेडरेशन बट हैज डेफिनेट फेडरेशन, ये वही सारा वही कहानी कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरीके से फीडस है, फेडरेशन नहीं है। फीडस मतलब फेडरेशन होता है, रियल सेंस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, संविधान, यही सब कहानी। ब्रीफली मेंशन द फैक्टर्स व्हिच हैव प्रोमोटेड कंसंट्रेशन ऑफ पावर सेंटर इन इंडिया, ठीक है, बेदरेग इस्तेमाल। व्हाट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड? क्वाजी फेडरल, क्वाजी फेडरल वही है, फेडरेशन, ठीक है, थीम वही है। द एम्फेसिस इन द मॉडर्न फेडरेशन शुड बी ऑन द डिवीजन एंड सेपरेशन, किस तरीके से आपका जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो होना चाहिए वो होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आपका लिमिटेड गवर्नमेंट्स होना चाहिए, किस तरीके से आप देखते हैं जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है तो सारा पावर आपका पार्लियामेंट के पास है ज़्यादातर, ठीक है। Briefly mention the factors which have promoted concentration of power. वही सब कहानी चल रहा है. Why is Indian Constitution called quasi-federal? The emphasis in modern federation should not be on the division and the separation, but on collaboration. Division and separation पे नहीं होना चाहिए, ठीक है? Division and separation कि ये आपका है, ये मेरा है, ये division है, separation है. ये कह रहा है division and separation पे नहीं होना चाहिए, rather than it should be collaboration होना चाहिए, यानी cooperative plus competitive federalism होना चाहिए, ठीक है, but on collaboration and on cooperation. Discuss the statement in the context of Indian policy. वही है, किस तरीके से promote होना चाहिए healthy culture, फेवर नहीं होना चाहिए जस्ट बिकॉज स्टेट में जो भी गवर्नमेंट है वो एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए है, तो वहाँ ज़्यादा फंड जा रहा है, वहाँ ज़्यादा पैसा जा रहा है, इन सब झमेलों में नहीं पड़ना है. किस तरीके से मॉडर्न फेडरेशन वर्ड इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से मॉडर्न फेडरेशन, सिर्फ फेडरेशन की बात नहीं. द एम्फेसिस इन मॉडर्न फेडरेशन शुड नॉट बी ऑन डिवीजन एंड सेपरेशन बट ऑन कोलैबोरेशन एंड ऑन कोऑपरेशन. द एम्फेसिस इन मॉडर्न फेडरेशन शुड नॉट be on division and separation but on collaboration and cooperation. किस तरीके से cooperative and आपका
कोलैबोरेटिव इफेक्ट होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म होना चाहिए। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिसी। ठीक है, वही कहानी। व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ अ ट्रू फेडरेशन, बता दिया है कई बार, कहानी बता दिया है। एनालाइज द नेचर ऑफ द इंडियन फेडरेशन, डिस्कस द मेजर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, रिपीट मार रहा है, देख रहे हो। Influencing the working of federal polity. Though the federal principle is dominant in our constitution, that principle is one of the basic features, but it's equally true that federalism under the Indian constitution leans in favor of a strong central, ये हो गया, and that militates against the concept of strong federalism. वही कहानी। The concept of cooperative federalism has been increasingly, 2014 में आया हुआ ये सवाल, ठीक है। The concept of cooperative federalism has been increasingly emphasized in recent years. वही देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, इसी पे सवाल आ रहा है बार बार। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हैज बीन increasingly emphasized in recent years. Highlight the drawbacks in the existing structure. Highlight the drawbacks in the existing structure and to which cooperative federalism would answer the shortcomings. किस तरीके से मॉडर्न फेडरेशंस की बात कर रहा है, ठीक है। क्या शिफ्ट आ रहा है, मॉडर्न फेडरेशंस के बारे में बात हो रहा है। मॉडर्न फेडरेशन में आपको बोल रहा है कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव इफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होना चाहिए, सेपरेशन, डिवीजन और सेपरेशन नहीं होना चाहिए। कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव होना चाहिए। Did the government of India lay down a federal constitution? ऑल इंडिया फेडरेशन की बात तो कहा था, ठीक है, याद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कहा था ऑल इंडिया फेडरेशन, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। वो अलग बात है कि डिड नॉट सी द लाइट ऑफ द डे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो भी प्रोविजन है वो हम लोग देख लेंगे, किस तरीके से प्रिंसली स्टेट्स और किस तरीके से आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस को दोनों को मिल करके आपका ही बनाना था, ठीक है। इसी के बारे में फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस ऑर्डर्स, 2016 में पूछा है। फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ कंटेंशियस इश्यूज रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बाय द कोर्ट, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. From the resolution of contentious issues regarding the distribution of legislative powers, distribution में क्या क्या होना चाहिए, legislative powers मतलब ये यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट की बात कर रहा है। From the resolution of contentious issues regarding distribution of legislative powers by the courts, principle of federal supremacy and harmonious construction have emerged. वही है का कहानी। How far do you think cooperation, competitive and confrontation have shaped the nature of federation? सब एक ही थीम पर है। हम लोग एक बार स्टैंडर्ड मॉडल आंसर भी जब पढ़ेंगे सबको एक साथ पकड़ लेंगे, सब एक ही थीम है। How far do you think cooperation, competition and confrontation have shaped the nature of federation in India? Cite some recent examples to validate here. Recent examples to validate, ठीक है। तो अब एक थीम हम लोग पकड़ लेंगे, कोऑपरेशन, कंपटीशन एंड कॉन्फ्रंटेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट्स सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज टू मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इलुसिडेट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897। ये जो कोरोना वाला हुआ है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं। द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एंड रिसेंटली पास्ड फार्म एक्ट्स। फार्म एक्ट में जो पास हुआ है और किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है को देखना है। तो एक कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी से रिलेटेड बात हो रही है, ठीक है। इस थीम को पकड़ लेंगे और हम लोग देखेंगे किस तरीके से उस थीम के अंतर्गत सारे सवाल को रिपीट किया जा रहा है।
Financial relations. What are the financial relations? Financial relations. Financial relations जो सेंट्रल स्टेट के बीच है वो किस किस से डिसाइड होता है? 265 से लेकर के शायद 280 तक कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं. उसी में 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है. ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच फाइनेंशियल रिलेशनशिप. ठीक है. What are the constitutional restrictions imposed by the power of borrowing of the state government? देखो ये सब सवाल आया हुआ है. What are the constitutional restrictions? Constitutional restrictions imposed upon the power of borrowing of the state government. Comment on the financial relationship between the union and the states in India. Has post 1991 liberalization in any way affected it? फाइनेंशियल रिलेशनशिप जो भी है इन सेंट्रल और स्टेट के बीच उसके बारे में बात कर रहा है. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन द पावर ऑफ बोरोइंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है. जो भी फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन है ये इंपॉर्टेंट सवाल है. सेंटर और स्टेट के बीच वो क्या है उसका आइडेंटिफिकेशन. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड अपॉन द पावर ऑफ बोरोइंग the state government. Comment on the financial relationship between the union and the states in India. Comment on the financial relations between the union and the states in India. Has post 1991 affected it? तो वही सब है पूरा कहानी. Discuss the administrative relationship between the center and the states in the light of the recent controversies. अब उस वक्त कुछ भी controversy हुआ होगा उसी पे ये हटा दो, recent controversy वाला point हटा दो. पर administrative relationship कैसे shape up हो रहा है उस पे. तो administrative financial relationship ये जो theme है इस पे सवाल पूछे जा रहे हैं. ठीक है. स्टेट ऑटोनॉमी आ गया. अब स्टेट ऑटोनॉमी वही कहानी है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की सबसे पहली बात 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या आ गया था कि इनके पास प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रहेगी. जो आपका गवर्नर जनरल या वाइस रॉय का जो भी इंटरफेरेंस है वो नहीं रहेगा. अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं रहेगा. सो स्टेट ऑटोनॉमी जो भी है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं स्टेट ऑटोनॉमी से क्या क्या क्वेश्चन है. तो बेसिकली स्टेट ऑटोनॉमी में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से मिलकर के ये बना है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद ही आकर के प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि जब स्टेट बन रहा था तो स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी हो. यही कारण है कि यूनियन टेरिटरी के पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं होती है. यूनियन टेरिटरी के पास अपनी ऑटोनॉमी नहीं होती. स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है. स्टेट के पास अपनी ऑटोनॉमी होती है. यही चीज़ है बेसिकली. स्टेट ऑटोनॉमी में क्या है? व्हाट इज द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर? व्हाट इज द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? फिर वही सवाल. स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर 7th शेड्यूल. और क्या स्कीम है? यही है डिवीजन ऑफ पावर. ये कहाँ से आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जब पहली बार आपका कॉन्करेंट लिस्ट, फेडरल लिस्ट और प्रोविंशियल लिस्ट निकल करके आया था. वही से स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्ट्रैटेजिक पावर दैट इट इज. मेजरली आपका यूनियन के पास फोकस्ड और स्टेट को कम दिया गया. व्हाट इज द स्कीम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर and the states under the Constitution of India? Discuss whether the grant of greater autonomy to the states, discuss whether the grant of greater autonomy to the states would be in the interest of strengthening the integrity and
and promoting the economic development of the country, and promoting the economic development of the country. So what is the scheme of division of power between the center and the states? What is the scheme of division of powers between the center? तो ये है 7th schedule. Discuss whether the grant of greater autonomy to the states would be in the interest of strengthening the integrity and promoting the economic development of the country. बड़ा important सवाल है, 79 में ही पूछा हुआ है. तो देखिए इसी लाइन पर, और 75 मार्क्स का सवाल है ये. मोटा मोटी जो इसको बहुत सारे कंपोनेंट्स में तोड़ा गया है, हम लोगों ने कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, डिस्कस करना है, ठीक है. क्रिटिकली एनालाइज नहीं करना, बस डिस्कस करना है. डिस्कस करो, इवैल्यूएट नहीं करना है, प्लस या माइनस, सही या गलत उस पर बात नहीं करना है. क्रिटिकली एनालाइज मतलब उसको एक क्रिटिकल एंगल से नहीं देखना है, डिस्कस करना है हम लोग को. तो उसी थीम को पकड़ करके आगे बढ़ेंगे. स्कीम ऑफ डिवीजन बता दिया, 7 शेड्यूल, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट. ये शुरू में 100 था, अब 95, मतलब जितना भी शुरू में वो देख लेना जो भी फैक्ट्स है. वो जब हम लोग आंसर्स वगैरह पे आएंगे स्पेसिफिक, तो हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है. वेदर द ग्रांट ऑफ ग्रेटर ऑटोनॉमी टू द स्टेट्स वुड बी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रिटी एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. अब इसमें कंप्लीटली आप किस तरीके से चीजों को देखते हैं उस पर डिपेंड करेगा आपका आंसर फ्रेमिंग, ठीक है. ग्रेटर ऑटोनॉमी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इवन दो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, जहां पर डयार्ची को हटा करके आपका, इवन तो उसको बोला गया था कि अबॉलिश डयार्ची, उसको अबॉलिश नहीं किया गया था, उसको सेंटर में आपका दे दिया गया था. ये और बात है, ये कभी वैलिड हुआ नहीं, पर डयार्ची वाज अबॉलिश्ड, ठीक है. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये था, लेकिन इसके बावजूद जो भी आपका रेसिडरी पावर था ना, वो वाइसरॉय के पास ही था. इसलिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली एक स्ट्रॉन्ग सेंटर को इसलिए रखा गया है बिकॉज इंडिया का जो आपके स्टेट्स का जो एक सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है. सबका अपना अपना अलग अलग डिमांड है चीज़ों को लेकर के. तो कुछ फैक्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना ज़रूरी है, अदरवाइज ज़्यादा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अगर आप दे देंगे मेरे हिसाब से, तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग चीज़ें. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए. और स्टेट ऑटोनॉमी में हम लोग देखते हैं कि स्टेट लिस्ट में कुछ कुछ चीज़ें जो बड़ी स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, वो चीज़ है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है. बट क्या है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट तो है, बट एक उसका भी एक बैलेंसिंग एक्ट होना जरूरी है. इट हैज टू बी बैलेंस्ड आउट इन द सेंस कि बहुत ज्यादा अगर आप छोड़ देंगे तो खतरा है कि कहीं ना कहीं डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, कहीं ना कहीं सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ना आ जाए. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ना आ जाए. ऐसा हो जाता है. देखिए कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको समझना जरूरी है कि कॉन्फेडरेट किसको कहते हैं, कॉन्फेडरेट किसको कहते हैं, और फेडरेशन किसको कहते हैं, ठीक है, और यूनिटरी स्टेट किसको कहते हैं. ये अलग अलग दिशा में चीज़ें चल रही होती हैं. कॉन्फेडरेट, देखो ये कॉन्फेडरेट है, छोटे छोटे स्टेट्स जहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, जैसे एंटीगुआ, बारबाडोस, जमैका, ये सारी कंट्रीज मिल करके, छोटे छोटे आइलैंड्स मिल करके एक जजीरा जिनको आइलैंड्स कहते हैं वो मिल करके आपका एक वेस्ट इंडीज बनाता है. वेस्ट इंडीज अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, मैप में ढूंढोगे तो वेस्ट इंडीज कहीं नहीं मिलेगा, पर दीज आर कॉन्फेडरेट्स. इनके पास सारे राइट्स होते हैं और वो अपना डिसाइड करते हैं. इनका अपना झंडा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सब चीज़ होता है, पर ये डिसाइड करते हैं क्योंकि हम लोगों में कल्चरल सिमिलैरिटी है, चलो विल कम टुगेदर, विल फाइंड अ कॉन्फेडरेट बनाते हैं जिसका नाम वेस्ट इंडीज है, कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है. तो उसी तरीके से डिपेंड करता है आप किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर आप चीजों को देखेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के होने के पीछे का लॉजिक भी है. अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग डिमांड्स इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द टाइम होता रहा है. तो यूनियन में जो भी है उसके पास एक सेंट्रलिस्ट टेंडेंसीज, हालांकि उसका मिसयूज होता है कि नहीं होता, दैट्स अनदर डिबेट, बट टिपिकली एक जो अरेंजमेंट होता है चीजों का वो किस दिशा में होना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट. तो यही कह रहा है, डिस्कस विद द ग्रांट ऑफ द ग्रेटर autonomy to the states would be in the interest of strengthening the integrity. Integrity मतलब आप जाति, धर्म और बाकी जो आपके बैरियर्स हैं जिसके बारे में फंडामेंटल ड्यूटीज भी साफ साफ कहता है कि you should inculcate in yourself. आपको अपने अंदर एक दूसरे के साथ मिलकर के एक जो भ्रातृत्व, ब्रदरहुड
भ्रातृत्व का जो एक भावना है उसको आपको पैदा करना है, दैट शुड ट्रांसेंड, जो कि ट्रांसेंड, TRESEND, ट्रांसेंड द बैरियर्स, मतलब जो भी बैरियर है, जो भी आपका जो एक रुकावट है, वो उसको ट्रांसेंड कर जाए, वो उसको लांग दे, वो उसको फलांग दे। ये जो मजहब, जाति, आपका जेंडर, इन सब का जो भी बैरियर्स बना हुआ है ना, इन सब के ऊपर उठ करके ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक एंगल से देखने का आपको एक नजरिया, एक मानसिकता, ये सब चीजों को डेवलप करने की आवश्यकता है। बेसिकली वही कह रहा है। What is the scheme of division of the powers between the center and the states under the Constitution of India? Discuss whether the grant. अब होता क्या है, ऐसा रियलिटी में होना तो चाहिए। जोनल काउंसिल्स बना हुआ है, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स बना हुआ है, नॉर्थ काउंसिल बना हुआ है, बहुत सारा साउथ का काउंसिल बना हुआ, बहुत सारे काउंसिल्स बनाए हुए, ताकि इवन दो दे वर गोइंग अबाउट फॉर्मेशन, फजल अली कमीशन ने क्या किया था, जेवीपी कमीशन, और आपका जेवीपी कमीशन हो गया, उससे पहले धर कमीशन, इन लोगों ने साफ साफ धर कमीशन और जेवीपी कमीशन ने तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स के डिवीजन को रिजेक्ट कर दिया था। जब फिर फाइनली आंध्र प्रदेश में पोटी श्रीमलू की डेथ के बाद फजल अली कमीशन जब बना, तो उसने बोला कि ठीक है, लिंग्विस्टिक कैन बी द बेसिस, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और इमीडिएटली इसके बाद उन्होंने जोनल काउंसिल्स बनाया कि चलो ठीक है, स्टेट तो बना करके हम दे रहे हैं, पर जोनल काउंसिल भी बना करके हम लोग देंगे। जोनल काउंसिल को बनाने की वजह यह रहेगी, जोनल काउंसिल इसलिए बनेगा क्योंकि जोनल काउंसिल के बनने के बाद, जोनल काउंसिल जब बनेगा तो इवन तो आपका स्टेट है तो आप एक जोन में बिलीव करेंगे, अदरवाइज आपके अंदर एक सेशनिस्ट टेंडेंसीज आ जाएगा, ये हम है, ये हमसे अलग है, इनका खान पान अलग है, हमारी जबान ये, हम इस भाषा का इस्तेमाल करें। तो ये सब चीजें ना हो, इंटीग्रिटी एंड प्रमोटिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेट के पास ही पैसा जा रहा है, तो ये सारी चीजों के लाइन पे आप थॉट पर देखिए। जब हम लोग मॉडल आंसर्स भी देखने वाले हैं, हम लोग सारे मॉडल आंसर्स भी देखेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे, मैं भी कोशिश ये कर रहा हूँ कि अप्रोच डेवलप हो, इस तरीके से चीजें आपको समझ में आए। एग्जामिन द डिमांड फॉर ग्रेटर autonomy and its impact on the smooth functioning of the Indian polity. सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सब स्टार मार्क कीजिए, सब इंपॉर्टेंट है ग्रेटर स्टेट इकोनॉमी के लिए। जिस मॉडल आंसर में देखेंगे, लेकिन थीम पकड़ी है, अभी सिर्फ थीम का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। जब हम लोग डिटेल में आंसर जब देखेंगे ना, तो आराम से आप इस पोजीशन में रहेंगे ना कि जो भी फाइनल पॉइंट्स है 2-3, उस पर हम लोग डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे। आपको एक आइडिया मैं दे चुका हूँ सब चीज का, एक क्लियर कट आपके पास क्रिस्प नॉलेज आ चुका है, ठीक है। Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and the anomalies. क्या है 69th Constitutional Amendment Act? जो दिल्ली वाला जो डिस्कशन चल रहा है, जो दिल्ली में जिसको स्पेशल स्टेटस जो हासिल है, मेरे ख्याल से वही है। Discuss the essentials of the 69th Constitutional Amendment Act and anomalies, if any, इसके कोई anomalies भी हैं क्या? ऐसा words को ना बहुत अच्छे से मार्क कीजिए। that have led to the recent reported conflicts between the elected representatives and the institution of Lieutenant Governor in the administration of Delhi. Do you think that this will give rise to a new trend in the functioning of the Indian federal politics? (69th Constitutional Amendment Act) की वजह से दिल्ली के पास एक स्पेशल स्टेटस है, इसके पास एक लेजिस्लेटिव असेंबली है, हाई कोर्ट भी है, और जो ये केजरीवाल की सरकार, आप वर्सेस सेंटर में बैठे हुए बीजेपी की सरकार जो है, उसके बीच का टसल है, एलजी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, एनसीटी जो है, उसके बीच की जो लड़ाई है, उसके बारे में कह रहा है कि वो डिमांड कर रहा है फुल स्टेटहुड का, ज्यादा ऑटोनॉमी के बारे में डिमांड कर रहा है, और किस तरीके से इस पूरे प्रोसेस में जो है रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ एलजी। एलजी क्या है? एजेंट,
यूनियन टेरिटरी का जो गवर्नर होता है ना, उसको एलजी कहते हैं या उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, ठीक है। एलजी कहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। ये उसी तरीके से होता है जैसे गवर्नर होता है स्टेट का, और ये सीएम होता है। ये यहाँ पे एजेंट होता है, एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। वैसे तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है सीएम को थ्रू एलजी। जब सवाल आएगा प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट जो है इसका ओथ दिलाता है सीएम का, लेकिन एलजी के थ्रू दिलवाता है, ठीक है। तो एलजी एजेंट होता है टिपिकली। सीएम ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी के पास इतना पावर होता ही नहीं है। यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ सेंटर में आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेकिन स्पेशल स्टेटस इसको दिया गया है। कुछ कुछ चीजें हैं जिसपे कानून बना सकता है, ठीक है। वो सब हम लोग देखेंगे मॉडल आंसर में हम लोग आएंगे। अभी बात जो हो रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एसेंशियल्स क्या है 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का, और एनॉमलीज क्या है, दे हैव लेड टू द रीसेंट रिपोर्टेड कॉन्फ्लिक्ट। तो इस स्टेट ऑटोनॉमी का थीम समझिए। वेदर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, दे करंट अफेयर से सब पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जुलाई 2018 का can settle the political tussle between the lieutenant governor and the elected government of Delhi. एग्जामिन क्या है भाई, 2018 में पूछा हुआ है, तो देख लो कहीं ना कहीं उसी थीम के अंतर्गत सारी चीजें हो रही हैं। अब तो देख लेना, ये जो सेक्शन है स्टेट ऑटोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ कुछ स्टैंडर्ड आंसर देखेंगे। देखो यार, बहुत सारे स्टोरीज तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, थीम पता है, उसी कहानी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूमेंगी। इन कुछ कुछ चीजों में हम लोग कुछ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स में मॉडल आंसर्स भी देख लेंगे, कहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल प्रोविजंस है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स। सम स्टेट्स हैव गॉट स्पेशल प्रोविजंस। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 370। आ गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 370। फिर पूछ रहा है 1990 में, recent directives from Ministry of Petroleum and Natural Gas are perceived by the Nagas, Nagawala, as a threat to override the exceptional status enjoyed by the state. Discuss in the light of Article 371A of the Indian Constitution. तो जो स्पेशल प्रोविजन है ना स्टेट का, उससे रिलेटेड सवाल सब कैसे बनता है। टू व्हाट एक्सटेंट आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बियरिंग मार्जिनल नोट दैट टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेम्पररी। अब तो ये सब हट गया, अब तो खैर इतना ज्यादा इन सारे टॉपिक्स का रिलेवेंट है नहीं। डिस्कस द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोविजन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन पॉलिटी। बेसिक थीम ये समझो कि स्पेशल प्रोविजन ऑफ द स्टेट होता क्या है। इंडिया की जो पॉलिटी है ना, मान के चलो अगर ये इंडिया है, एकदम घटिया सा रफ मैप ही मान, पर्पस है चीज़ों को समझना, ठीक है। सबकी पॉलिटी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब सिमिलर नहीं है, सिमिलरली प्लेस नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग स्पेशल सिग्निफिकेंस है। देखो ये है JNK, इस तरीके से ये है नॉर्थ ईस्ट, ये सब डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं। टिपिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ आए दिनों या बहुत सालों से चीज़ें इतना ज़्यादा सेटल नहीं है, बिकॉज ये ट्राइबल एरियाज हैं। इनको, इनमें जो ट्राइब्स होते हैं, ये ट्राइबल एरिया है यहाँ पे, तो खैर इसका रीजंस अलग है। देखो इसका स्ट्रैटेजिक इसका लोकेशन जो है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये बड़ा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये इंडिया के लिए यहाँ पे सियाचिन स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कहीं ना कहीं ये सब डिस्टर्ब्ड एरिया है, और कहीं ना कहीं जो इस चांसेस ऑफ रेडिकलाइजेशन बहुत हाई है, रेडिकलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। एक कहीं ना कहीं ये तुम्हारे अंदर इन्फिल्ट्रेशन, जब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे होंगे, इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोग देखेंगे कि ये सब इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। इन्फिल्ट्रेशन, रेडिकलाइजेशन, ठीक है, जोग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, इसका तुम्हारा स्ट्रैटेजिक लोकेशन, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। फिर इंडिया के लिए जो भी है हिस्टोरिकल रीजंस, अलग है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे ट्राइबल वे ऑफ लाइफ जो है, ट्राइबल वे ऑफ लाइफ, इनका अलग वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका अलग है।
तो इन सारों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना अलग अलग प्रोविजंस बनाए गए हैं। वन साइज फिट ऑल का कंपोनेंट इंडिया के लिए कभी ट्रू हो ही नहीं सकता। पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सालों साल सूट करता है, तो सिर्फ हम लोग बात करते हैं 370 के बारे में। अब तो खैर वो भी रिपील हो गया। 370 सिर्फ एक आउट ऑफ सो मेनी अदर सच स्पेशल प्रोविजन, ये साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में भाई, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स जिनके अलग अलग रीजंस हैं, यूनियन टेरिटरीज हो गया, स्टेट्स हो गया, इनको गवर्न करने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात में सौराष्ट्र, और मराठवाड़ा, मराठवाड़ा हो गया, सौराष्ट्र हो गया, ठीक है, रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया हो गया, ठीक है। इन सबको डील करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म्स हैं। जैसे आर्टिकल 370 है, वैसे तो आर्टिकल 371 भी है, आर्टिकल 371 भी है, और 371 को फर्दर बहुत सारे में तोड़ा गया, जे के आई जो भी है, अलग अलग, सब जानना जरूरी भी नहीं। सिक्किम तो अलग अलग है, सबके अलग अलग रीजंस हैं। 370 पे सवाल ज्यादा आ रहा है अब तक, ठीक है। तो जब इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन साइन हो रहा था JNK में, जम्मू एंड कश्मीर, तो वो जो इसका हिस्टोरिकल अपना रीजंस है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जब मॉडल आंसर देखेंगे तो समझ जाएंगे। तो एक वर्ड था कि ये जो है टेम्पररी अरेंजमेंट है, उसी के बारे में सवाल कर रहा है, टेम्पररी प्रोविजन। इसी पे तो पूरा बवाल मचा था, ये क्या है टेम्पररी है, जिसके बारे में नेहरू ने कहा था ये टेम्पररी है, सो मच सो कि घिस घिस करके ये खत्म हो जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। इन द टाइम्स देखो, टिपिकली ये था कि आपने अपने कुछ राइट्स इंडिया को दे दिए हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में। जब उसने राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, जब उसमें कबीलाइयों ने हमला कर दिया था, और फिर उसके अपने रीजंस हैं, जिसने कुछ अपने राइट्स दे दिए थे, तो इंडिया ने फिर उसको हेल्प किया और 1948 का जो वॉर है वो खत्म हुआ, और उसने फिर वो इंडिया का हिस्सा जो था वो बना। और ये टेम्पररी प्रोविजंस को लेकर के चीजें इसी तरीके से चली। तो इसका क्या लेना देना है, क्या है, वो सब मॉडल आंसर्स में हम लोग देख लेंगे। तो लेकिन बेसिक ये समझो 371A, जैसे नागालिम, नागास का लेकर के जो इशू चल रहा है, ग्रेटर नागालिम मुआविया का है, INSC, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और किस तरीके से ये जो पूरा पोर्शन है म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट को मिला करके एक आपका नागालैंड जो है वो नागालिम बनाना चाहता है। 1972 में ही अलग हो गया था सब, सॉरी 1963 में आपका नागालैंड असम से अलग हुआ था, 63, डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, शायद 63 ही था। 371A जो है वो डिसाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो कुछ मिसलीनियस सेक्शंस है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट क्राइटेरिया फॉर अ फेयर एंड जस्ट सॉल्यूशन ऑफ पंजाब हैव बीन लेड डाउन बाय द व्हाइट पेपर, ये 84 में जब चल रहा था, भी इसका कोई रिलेवेंस नहीं है, हटाओ यार, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल, हाउ डज द इंटर स्टेट काउंसिल एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट। इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, establish coordination between states. How does interstate council establish coordination between states? How does interstate council establish coordination between states? किस तरीके से आर्टिकल मेरे ख्याल से 263, ठीक है, या 262 है, ठीक है, 262 या 263 है, ठीक है, देख लेंगे एक बार जब मॉडल आंसर आएगा तो। हाउ डज द इंटरस्टेट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स, इंटरस्टेट काउंसिल में मीटिंग्स वगैरह होती हैं, वो बुलाते हैं CMs वगैरह की मीटिंग, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर वगैरह सब रहते हैं। स्टेट के बीच कैसे काउंसिल होना चाहिए।